सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम बस की यात्रा जो एक हरिशंकर परसाई जी के द्वारा रचित एक व्यंग है। हरिशंकर परसाई जी को एक हिंदी साहित्य का सुप्रसिद्ध व्यंगकार माना जाता है। तो आज हम इस बस की यात्रा हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित एक व्यंग को पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस व्यंग में हरिशंकर परसाई के द्वारा एक जो पुरानी बस की जो हालात का अति हास्यप्रद ढंग से जो वर्णन किया गया है वो इसके अंदर निहित है, इस व्यंग के अंदर। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो सारी व्यंग है वो इस बस के ऊपर है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आनंद लेंगे। तो हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। तो लेखक कह रहा है कि हम कहीं जा रहे थे, तो हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर जाना था। तो लेखक कह रहा है कि हम को जो 2 मित्र थे हमारे, उनको सुबह काम पर भी हाजिर उपस्थित होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। तो लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। तो जो लोग थे उन्होंने सलाह दी थी कि भैया जो समझदार लोग होते हैं वो शाम वाली इस बस से सफर नहीं करते हैं। तो लेखक ने कहा क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं इसीलिए सफर नहीं करते हैं? नहीं, बस डाकिन है। डाकिन माने चुड़ैल है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। लेखक कह रहा है हमने जैसे ही बस को देखा तो उसके प्रति हमारी क्या उमड़ पड़ी? श्रद्धा, सम्मान की भावना उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी बस, बहुत ही अत्यधिक पुरानी थी और सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। माने उस पर अत्यधिक टूटे फूटे उनके जो उसके निशान लगे हुए थे। लोग इसीलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो लोग इसीलिए इस पर सफर नहीं करते थे। तो ऐसे कहा जा सकता है यहाँ पर लोग समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर क्यों नहीं करते थे। यहाँ पर प्रश्न बनता है क्योंकि जो बस की हालात थी बहुत ही जर्जर हो चुकी थी। बस के पुर्जे टूटे हुए थे, इसीलिए समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते थे। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है, बस किसके योग्य थी? तो बस पूजा के योग्य थी। इस प्रकार से हम छोटे छोटे प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन इनको हम नोटबुक में नहीं लिखेंगे, सिर्फ इनको पढ़ेंगे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हिस्सेदार माने बस कंपनी का एक मालिक भी हमारे साथ ही उसी बस में जा रहा था। हमने उनसे पूछा कि यह बस चलती है? तो वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी, अभी थोड़ी देर में ही चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यहाँ? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम सब आपस में बात करने लगे, हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, हम लेकर कह रहा है हम डरने लगे थे, हम आगे पीछे भाग रहे थे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो। बस बस अनुभवी है, नई नवीली बस, बस से ज्यादा विश्वसनीय माने विश्वास करने योग्य है। हमें बेटा की तरह प्यार से गोद में लेकर के जाएगी। तो देखो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि लेखक को उसके मित्र ने क्या समझाया था। तो लेखक को उसके मित्र ने, जो डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने समझाया था कि जो बस है वो अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य है। हमें बेटे की तरह प्यार से गोद में लेकर के चलेगी, डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है, लेखक को उसके मित्र ने क्या समझाया? लेखक को उसके मित्र ने क्या समझाया? तो यहाँ से इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थीं आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। माने जो लोग थे वो कह रहे थे कि जो भाई आया है इस दुनिया में, जो जाएगा, चाहे वो राजा हो या रंक हो माने भिखारी हो या फकीर हो, क्योंकि इस दुनिया में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। आदमी को कूच करने के लिए एक नियमित नियति चाहिए, माने प्रस्थान करने के लिए कोई ना कोई उद्देश्य
चाहिए। तो देखो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि लेखक को विदा करने आए हुए संबंधी क्या सोच रहे थे। जो लेखक को विदा करने के लिए आए हुए लोग थे वो क्या सोच रहे थे मन ही मन में, तो इसका आंसर यहाँ से आप देख सकते हैं। लेखक को विदा करने आए जो उसके संबंधी थे वो जीर्ण शीर्ण बस उसकी हालात, उनकी यात्रा कहीं अंतिम यात्रा ना हो जाए। जो लेखक के साथ में जो आए हुए लोग थे वो सोच रहे थे बस की हालात को देख करके ऐसा नहीं हो जाए कि जो यही इनकी अंतिम यात्रा हो जाए। कहीं ऐसा नहीं हो जाए रास्ते में जाकर के बस कहीं खड्डे वगैरह में गिर जाए या पेड़ वगैरह से टकरा जाए और सारे लोग मर जाएं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन सकता है। सचमुच इंजन स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम सब इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक कह रहा था सचमुच अब इंजन स्टार्ट हो गया, बस चालू हो गई, हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम थे बस में, जो बचे थे उनमें उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, खिड़की से दूर हो गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो लेखक कह रहा है कि जैसे ही इंजन चालू हुआ तो हमको लग रहा था कि इंजन हमारी सीट के नीचे ही रखा हुआ है। तो देखो इस प्रकार से यहाँ पर जो बस चलने लग गई और बस लेखक कह रहा है कि जो बस के अंदर जो हम बैठ गए थे, बस में बहुत सारे को बहुत ही कम कांच बचे हुए थे, टूट गए थे। जो बचे थे उनसे हमको बचना था, हम भैया खिड़की से दूर खिसक गए और इसके बाद बस चलने लग गई। देखो यहाँ पर जो लेखक है बैठा हुआ है, सारे लोग उनके मित्र हैं बैठे हुए हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त माने समय अवश्य जवान रही होगी। लेखक कह रहा है हमने सोचा जो बस है वो गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने चलाए थे उस समय गांधी जी के जमाने में जो बस जरूर जवान रही होगी। उससे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। माने कोई असहयोग माने कोई भी हिस्सा किसी भी हिस्से का सहयोग नहीं कर रहा था। सभी पुर्जे थे बस के अलग अलग जा रहे थे, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट हम पर बैठी है या सीट पर हम बैठे हैं। तो इस प्रकार से जो लेखक है वो इस प्रकार से अपनी यात्रा कर रहा है। धन्यवाद। इसमें इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, सभी बच्चे इसको यहाँ तक पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।